नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल आपका बैंकर में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा प्रयास रहता है कि दैनिक बैंकिंग में आने वाले कानूनी और नियामकीय पहलुओं को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखा जाए। ये एक ऐसा मंच है जहां बैंकिंग से जुड़े विषय सरल, व्यावहारिक और जिम्मेदारी के साथ बताए और समझाए जाते हैं। तो आइए आज के एक महत्वपूर्ण विषय की ओर बढ़ते हैं। तो बजट 2026-27 आ चुका है। अब देखिए, आम लोगों के लिए तो ये हेडलाइन नंबर्स और टैक्स स्लैब्स तक ही सीमित रहता है, लेकिन हम जैसे बैंकिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा खाका जो आने वाले साल की पूरी दिशा तय करेगा। तो चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को डिकोड करते हैं और समझते हैं कि इसका असल मतलब क्या है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है। बैंकिंग की दुनिया में ये आंकड़े सिर्फ देश की बैलेंस शीट नहीं बनाते, ये हमारे रोजमर्रा के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को, हर एक फैसले को आकार देते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और ये समझते हैं कि इन घोषणाओं का ट्रेजरी ऑपरेशंस, लिक्विडिटी मैनेजमेंट और हाँ, क्रेडिट ग्रोथ पर असल में क्या असर पड़ने वाला है। तो आज हम बात कैसे करेंगे? सबसे पहले मैक्रो पिक्चर देखेंगे, कैसे फिस्कल डिसिप्लिन से ट्रेजरी को फायदा होता है। फिर जमीन पर उतरेंगे और लिक्विडिटी की जो दिक्कतें हैं उन्हें समझेंगे। साथ ही क्रेडिट डिमांड में जो मौके बन रहे हैं उन पर भी बात करेंगे। और आखिर में देखेंगे कि लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स का क्या एजेंडा है और हाँ, पर्सनल टैक्स पर इसका क्या असर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, फिस्कल डिसिप्लिन और ट्रेजरी गेन्स। सुनने में शायद थोड़ा हैवी लगे, लेकिन आसान भाषा में इसका मतलब है कैसे सरकार का अनुशासन बैंकों के लिए सीधा सीधा मुनाफा बन सकता है। इस पूरे बजट के फिस्कल स्ट्रैटेजी का जो सबसे बड़ा हीरो है वो है ये नंबर 4.3%। जी हां, ये है हमारा नया फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य। और यकीन मानिए, फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए ये सिर्फ एक नंबर नहीं, ये एक बहुत बहुत मजबूत संकेत है। तो देखिए, पिछले साल ये टारगेट 4.5% पर था और अब इसे घटा के 4.3% कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे 0.2%, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल में इस मामूली सी दिखने वाली कमी का एक बहुत बड़ा मतलब है, और वो ये कि सरकार अब बाजार से कम पैसा उधार लेगी। तो अब सवाल ये है कि इससे बैंकों को क्या फायदा? चलिए इस पूरी चेन को समझते हैं। देखिए, जब सरकार की उधारी कम होती है, मतलब बाजार में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी G-SECs की सप्लाई कम हो जाती है। अब बेसिक डिमांड सप्लाई का नियम है, सप्लाई कम तो 10 ईयर G-SECs की यील्ड घटने लगती है। और हम सब जानते हैं कि बॉन्ड यील्ड्स और बॉन्ड प्राइसेस में इन्वर्स रिश्ता होता है, मतलब एक नीचे तो दूसरा ऊपर। तो जैसे ही यील्ड्स गिरती हैं, बैंकों के पास जो पुराने हाई यील्ड वाले बॉन्ड्स पड़े हैं उनकी कीमत बढ़ जाती है। सीधी सी बात है, बैंकों के ट्रेजरी पोर्टफोलियो पर जबरदस्त मार्क टू मार्केट गेन्स, मतलब इस साल बैंकों के अदर इनकम वाले कॉलम में एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो ये तो हुई मैक्रो लेवल की बात। चलिए अब जरा जमीन पर आते हैं और एक ऐसी चैलेंज की बात करते हैं जिससे बैंक हर रोज जूझ रहे हैं। यह है लिक्विडिटी की कमी, और इसकी जड़ है क्रेडिट और डिपॉजिट ग्रोथ के बीच का बढ़ता हुआ फासला। ये आंकड़े देखिए, ये पूरी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। एक तरफ क्रेडिट की मांग 15 से 16% की शानदार रफ्तार से बढ़ रही है, लोग लोन ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिपॉजिट ग्रोथ वो 11 से 12% पर ही अटकी हुई है। अब ये जो गैप है, ये मिसमैच, ये सीधा सीधा बैंकों के क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो पर दबाव डाल रहा है, और इसका नतीजा फंडिंग की लागत बढ़ रही है। तो इस स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम से निपटने के लिए बजट में एक बहुत सीधा और कारगर उपाय लाया गया है। वो क्या है? 3 साल के टर्म डिपॉजिट्स पर टैक्स एग्जेम्पशन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब ये कदम सुनने में छोटा लग सकता है, लेकिन स्ट्रेटेजिक रूप से ये बहुत बड़ा है। क्यों? पहली बात, इससे स्टेबल रिटेल डिपॉजिट्स लाना आसान हो जाएगा, और ये डिपॉजिट्स न सिर्फ महंगे बल्क डिपॉजिट से सस्ते होते हैं, बल्कि ज्यादा भरोसेमंद भी होते हैं। दूसरी बात, इससे बैंकों को सीडी रेशियो को रीबैलेंस करने में मदद मिलेगी, और हाँ, ये बैंकों को म्यूचुअल फंड्स जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के सामने एक मजबूत कॉम्पेटिटर के तौर पर खड़ा करेगा। चलिए अब बात करते हैं ग्रोथ की, यानी मौकों की। सरकार का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स पर जोर है, उसने कॉर्पोरेट क्रेडिट डिमांड के लिए एक बहुत बड़ा, मतलब 12.5 लाख करोड़ रुपए का दरवाजा खोल दिया है।
12.5 लाख करोड़ रुपए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस पैमाने को दिखाता है जिस पर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होने वाला है। और एक बात तो तय है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वहां बैंकिंग सेक्टर के लिए कॉरपोरेट लेंडिंग के मौके ही मौके होते हैं। तो सवाल ये है कि ये पैसा जाएगा कहां? फोकस रहेगा ग्रीन एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, डेटा सेंटर्स और कोर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पर। एक उदाहरण लेते हैं ग्रीन एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो शिफ्ट हो रहा है, उसके लिए सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में भारी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और इसके लिए चाहिए लॉन्ग टेन्योर्ड प्रोजेक्ट फाइनेंस, जो कि कई बड़े बैंकों की कोर कॉम्पिटेंसी है। तो मौका साफ दिख रहा है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। एक सबक जो हमने पिछले इंफ्रा बूम से सीखा है वो ये कि मौका जितना बड़ा होता है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। इसलिए स्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट अप्रेजल और क्रेडिट अंडरराइटिंग ये अब सिर्फ एक रेगुलेटरी खानापूर्ति नहीं है, ये एक कमर्शियल नेसेसिटी बन चुकी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी NPAs का एक और साइकिल ना देखें। ठीक है, तो आप जरा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस पर नजर डालते हैं जिनका इशारा इस बजट में साफ साफ दिया गया है। यह है रिफॉर्म का एजेंडा, जिसमें प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबल गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स की बात है। यहां 3 बड़े संकेत हैं। पहला, बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 2026, जो एक साफ इरादा दिखाता है। दूसरा, इसी बिल के जरिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सरकारी हिस्सेदारी को 51% से नीचे लाने का रास्ता साफ किया जा रहा है। और तीसरा, NACRL यानी हमारी बैड बैंक, उसे और ज्यादा ताकत दी जा रही है ताकि पुराने अटके हुए NPS का रेजोल्यूशन तेजी से हो सके। तो इन सारे सुधारों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ा जाएगा। एक ऐसा माहौल बनेगा जहां सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस मायने रखेगी। और ये पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में एफिशिएंसी और कंपटीशन के एक नए दौर की शुरुआत का संकेत है। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसका हम सब पर सीधा असर पड़ता है, पर्सनल टैक्सेशन। देखते हैं कि इस बजट में सैलरीड बैंकिंग प्रोफेशनल्स के लिए क्या है। तो सबसे बड़ी राहत आई है न्यू टैक्स रिजीम में। यहां स्टैंडर्ड डिडक्शन को सीधे सीधे 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दिया गया है। ये एक साफ और सीधी राहत है। तो इसका मतलब जेब पर क्या असर पड़ेगा? एक एवरेज बैंक अधिकारी के लिए इसका मतलब है कि सालाना टेक होम सैलरी में करीब 25,000 से 40,000 रुपए की बढ़ोतरी। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, बैंकों से मिलने वाले कंसेशनल लोन्स पर जो परक्विजिट टैक्स लगता है, उसमें कोई राहत नहीं दी गई है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। अगर बैंकिंग सेक्टर के लिए इस बजट का मैंडेट 2 शब्दों में समझना हो तो वो हैं स्टेबिलिटी और ग्रोथ। जब हम इन सभी चीज़ों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही साफ पैटर्न नजर आता है। देखिए, एक तरफ बजट फिस्कल डिसिप्लिन से एक स्टेबल मैक्रो एनवायरनमेंट बना रहा है, जिसका सीधा फायदा बैंकों को ट्रेजरी गेन्स के रूप में मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लिक्विडिटी जैसे जमीनी इश्यूज को हल किया जा रहा है ताकि कैपेक्स से आने वाली क्रेडिट ग्रोथ के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार हो। और इन सब के ऊपर गवर्नेंस रिफॉर्म्स का एक लेयर है जो पूरे सेक्टर को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की तरफ ले जा रहा है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि ये बजट सिर्फ कुछ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा रोड मैप जो बैंकों को सिर्फ डिपॉजिट लेने और लोन देने वाली संस्थाओं से आगे ले जाकर उन्हें असली फाइनेंशियल टेक पावर हाउसेज में बदलने की सोच रखता है। और जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या ये बजट वाकई में बैंकों के निजीकरण की रफ्तार को और तेज करेगा? क्योंकि इसी सवाल का जवाब आने वाले समय में भारतीय बैंकिंग के भविष्य की दिशा तय करेगा। यदि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप अपनी राय कमेंट में लिखें और इस जानकारी को साथियों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही महत्वपूर्ण बैंकिंग जानकारियां पाते रहने के लिए हमारे चैनल आपका बैंकर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।